तो जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे। आज फिर हमारी बेसिक्स की क्लासेस चलेंगी। आई होप आपने पहला लेक्चर अच्छे से फिर से समझा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं? अगर आप ये सब चीजें बेसिक्स कवर नहीं करोगे अभी, तो आने वाली इकोनॉमिक्स को समझने में आपको देरी होगी मतलब सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो इन बेसिक्स को सीरियसली लेके चले, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इनमें इन बेसिक्स में से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और यहाँ इस स्लाइड्स में आप देखोगे भी कि पीवाईक्यूज भी कवर है। तो शुरू करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करे। और एक चीज और, मेरा थोड़ा गला खराब है, आवाज खराब आ सकती है थोड़ी सी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि ना आए। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स। मतलब क्या है इन दोनों चीजों का? कि देखिए कि जब भी सरकार को जरूरत होती है ना पैसों की, तो वो कहाँ से ले सकती है? तो जब वो पब्लिक से ले या बैंक से ले, किसी से भी ले, तो उस फॉर्म को कहते हैं हम जीसेक। अब स्लाइड के थ्रू समझते हैं क्या चीज है ये। मैंने क्या कहा कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है और जब वो पब्लिक से ले या बैंक से ले, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? जीसेक। जीसेक एक मोड है, एक पेपर है पैसे लेन देन का। ठीक है, पहले तो हम जीसेक को समझेंगे। जीसेक क्या है? जीसेक किसके लिए बना है? जब भी पैसा नीड हो, किसको? गवर्नमेंट को। आई होप आपको ये सब क्लियर दिख रहा होगा। एंड लेट मी चेक कि मैं भी देख लूं एक बार। ठीक है गाइस, जीसेक जब भी पैसे की नीड हो, किसको? गवर्नमेंट को। तो क्या इशू कौन करता है? इशू इसको इसको इशू करने वाला होता है आरबीआई। आरबीआई मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कौन है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सभी बैंक्स को। अब देखिए, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है? पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक से पैसा मांगेगी। कैसे? जिसे क्या, एक पेपर है जस्ट। जिसे क्या है? पेपर है। इस पेपर पे क्या लिखा होगा? इस पेपर पे लिखा होगा, कोई वैल्यू लिखी होगी 1000। जीसेक एक पेपर है जिसपे कोई वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, अगर जीसेक को क्या करना है? व्हाट हैपेंड? ठीक है, आ गया। जीसेक मान लो गवर्नमेंट को कितने चाहिए? 700 रुपए चाहिए। 700 रुपए चाहिए, और गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी कि मेरे पास 1 साल बाद आना। अब आपने 700 रुपए दिए, गवर्नमेंट ने उसके बदले आपको क्या दिया? एक पेपर दिया। पेपर का नाम क्या है? जीसेक। गवर्नमेंट कहेगी मेरे बाद, अब मेरे पास तुम 1 साल बाद आना, और जो इस पेपर पे वैल्यू लिखी गई होगी वो हम पैसे आपको रिटर्न करेंगे। समझे? ये एक पीस ऑफ पेपर है, उस पे वैल्यू है 1000, और हमने कितने में लिया था? ये हमने लिया था 700 रुपए में। ये हमेशा ही होगा कि जो वैल्यू लिखी होगी, जो वैल्यू पेपर पे लिखी गई होगी, उससे हम उससे कम में खरीदेंगे हम। एक तरह से लोन हो गया गवर्नमेंट के लिए ये। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि मेरे पास कितने साल बाद आना? 1 साल बाद आना। 1 साल बाद आओगे तो क्या करोगे? जब आप 1 साल बाद यही पेपर सरकार के पास लेके जाओगे, तो सरकार कितने रुपए देगी आपको? 1000। बट हमें समझना है कि जी से का मेन पर्पस क्या था। ना ही लोगों को पैसे बांटना था। जिसे का मतलब ये है, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है
तो वो जीसैक जारी करती है पब्लिक के लिए या बैंक्स के लिए। अब इन्हें खरीद कौन कौन सकता है? इन्हें पब्लिक खरीद सकती है या बैंक खरीद सकता है। अब मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी सेम चीज है, मगर किसके लिए होता है? वो प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है वो बॉन्ड्स जारी करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या जारी करती है? जीसेक। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज क्या जारी करती है? बॉन्ड्स, जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। कंपनीज जैसे, आप ये तो है नहीं कि किसी भी छोटी कंपनी बॉन्ड निकाल देगी और आप इन्वेस्ट कर दोगे कि हाँ हम आपको पैसे दे देंगे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ वो बॉन्ड निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उन पे लोगों का भरोसा होता है कि ये हमें पैसे लौटा देंगे। क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि अंबानी में आपको इन्वेस्ट करना है, 1 साल बाद आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? हाँ बिल्कुल करोगे, राइट। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए क्या निकाला गया? बॉन्ड्स। और जब गवर्नमेंट को जरूरत हो पैसे की, उनके लिए क्या निकाला गया? जीसेक। अब यही पूरी स्लाइड में है। मैंने हिंदी और दोनों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। जीसेक क्या है? जीसेक पे एक फेस वैल्यू लिख दी गई, कितनी? 1,000। और टर्म कितना? टर्म मतलब एक समय निर्धारित कर दिया गया, कितना? 1 साल। एग्जाम्पल क्या बताया? दिस पेपर इज बॉट, कितने में खरीदा था ये? 700 रुपए में खरीदा हमने आज, और 1 साल बाद इस पेपर को हमें वापस देना है। किसको? सरकार को। और हमें कितने मिलेंगे? 1,000 रुपए। ठीक है, ये बॉन्ड की बात होगी कि इफ द सेम काइंड ऑफ पेपर, जीसेक, जीसेक की तरह ही होता है, इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं इस चीज को, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा। इस चीज को क्या कहते हैं हम? बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल लिखना है आपको नोटबुक में, उस फिर आपको पिक्चर्स विजुअलाइज करनी है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और इको को जब भी आप रिवाइज करें, मेक श्योर कि अगर आप डायग्राम बना सकते हो किसी भी चीज के, खुले में लिख सकते हो उसे, तो ऐसे ही लिखे। इकोनॉमी आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाएगी। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब अलग अलग देश हैं, अलग अलग सरकार हैं अलग अलग देशों में, तो वो अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे मेनली 3 तरह की इकोनॉमी होती है। नंबर 1 कैपिटलिस्ट, नंबर 2 इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, नंबर 3 इज मिक्स्ड। कि जो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन हो उसे कहेंगे हम मिक्स्ड। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं हम, यूएसए। अब मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन को समझने में देरी ना लगे। 1 मिनट में समझ जाओ। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप क्या है? एक बिजनेसमैन। अब इस चीज से समझिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब, जो कि जो सरकार या जो भी इकोनॉमी है उस सरकार में या उस देश में, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हो? प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। और गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा कंट्रोल हो, मिनिमल मतलब थोड़ा सा। तो उसका एक करेक्ट एग्जांपल है यूएसए। क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जो कि पूरी क्या करती हो? गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। ऐसा एक एग्जांपल है हमारे पास चाइना। आपने चाइना में सुना होगा कि यार इस सरकार ने ये रूल बना दिए, तो वो सभी कंपनीज के लिए क्या है? कंपलसरी है। जहां कंपनी की नहीं चलती, सिर्फ किसकी चलती हो? सरकार की। ऐसा एग्जांपल है चाइना, हमारा पड़ोसी देश। कंट्रोल्ड फुली बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल इज
चाइना। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप विच इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे प्यारे भारत देश की इकोनॉमी कहलाती है, जो कि प्राइवेट के हाथ में भी है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी है। Controlled jointly by the private companies and the government. This is called mixed economy and the example of it is India. ठीक है, नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं एक बार। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आरटीजीएस और एनईएफटी। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन या वर्ड्स में मत जाना कभी भी, ठीक है? डेली यूज का वर्क है हमारा, समझिए। पेमेंट मेथड्स के ऊपर बेसिस है। आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस एक सिस्टम है, जब भी आप 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करते हो, ठीक है, उस मेथड को कहते हैं हम आरटीजीएस। और 2 लाख से कम की में पेमेंट करते हो, उसको कहते हैं हम एनईएफटी, नेफ्टी। ठीक है, इतना मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। आप स्लाइड पे चलते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आरटीजीएस उसकी क्या है फुल फॉर्म? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेफ्टी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फुल फॉर्म होगी सेटलमेंट। इसको हटा दीजिए, ये सेम है यार। सेटलमेंट और ट्रांसफर टाइम एक ही चीज है, ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया इन्होंने, कोई नहीं। ट्रांसफर टाइम का क्या मतलब है कि कितना टाइम लगता है। अगर हम 2 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, और अगर हम 2 लाख से कम की पेमेंट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हम 2 लाख से कम की पेमेंट करते हैं तो जनरली हम ये मानते हैं कि 20 से 25 मिनट लगती है उस चीज को करने में। अगर हम 2 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो, मतलब आरटीजीएस मेथड यूज कर रहे हो, तो तब हमें वो पेमेंट तुरंत हो जाती है। तो यही वो चीज दी गई है। ट्रांसफर आरटीजीएस में क्या होता है? इंस्टेंट होता है। नेफ्टी में 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। मिनिमम अमाउंट अबव 2 लाख। आरटीजीएस की बात कब होगी? जब पेमेंट कितनी होगी? 2 लाख से ऊपर। कहाँ हो सकती है ऐसी पेमेंट्स? जैसे आप घर ले रहे हो या कार ले रहे हो, अंडरस्टूड? अप टू 2 लाख। 2 लाख से नीचे जैसे आप अपना रेंट भर रहे हो, छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हो, अवेलेबिलिटी मतलब कब कब अवेलेबल रहती हैं सर्विसेज, तो दोनों सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहती है। 24 घंटे खुली रहती हैं सर्विसेज। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात को 2 बजे नहीं कर सकते, कर सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। और कोई चीजें अगर ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे जाइए, ठीक है? मेरी वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करें, मैं लिखता भी हूं, उस चीज को भी समझने की कोशिश करें। इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। देखिए, इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई, पहले तो हम डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। ये जो हमारा ये हेडलाइन है, इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टॉपिक में कि आपको क्या याद रखना है। मनी सप्लाई वो चीज होती है जो कि किसमें हो? हमारी पॉकेट में हो। जो पैसा हमारी पॉकेट में है, बैंक में है, या किस में है? पोस्ट ऑफिस में। इन्फ्लेशन मैंने बताया था कि चीजों का दाम बढ़ना। कोई आज 100 रुपए की चीज है,
या कल थी वो, और वो आज कितने की हो गई है, 120 की हो गई है। तो इस चीज से क्या हो गया, दाम बढ़ गया है। समझ में आया कि मनी सप्लाई, जो हमारा पैसा है, वो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास आज 100 रुपए हो, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है अभी, ठीक है, और मैं कहूं कि आप दो मैगी के पैकेट ले आना और दो बिस्किट के पैकेट ले आना, और दोनों 10-10 रुपए के। तो आप सोचोगे यार कल भी तो चाहिए, अगर आज सारे पैसे खत्म हो गए तो क्या करेंगे कल। तो क्या हुआ, जब आपके पास पैसे कम थे तो आपने खर्चने की सोची या उस पैसे को रोकने की सोची, रोकने की सोची। ये पॉइंट याद रखना, क्या करने की सोची, रोकने की सोची। 100 रुपए में मैंने आपसे कितना मंगाया, मान लो एक पैकेट पार्ले जी का मंगाया, टोटल कितने थे, 100 रुपए। एक पार्ले जी का पैकेट आता है 10 रुपए का, और तुरंत ही मैं आपके पास कितने रुपए डाल दूं, 1000 रुपए डाल दूं। अब आप क्या करोगे, एक पार्ले जी का पैकेट लाओगे, कितने लाओगे, पूरा बड़े वाला पैकेट लाओगे आप, 200 रुपए वाला। ये फैक्ट है, जब भी आपके पास पैसा ज्यादा आएगा जेब में, तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदने की सोचोगे जो जो चीज आपका इच्छा कर रही हो। ठीक है, आपको मान लो पार्ले जी नहीं है, कुछ और ओरियो पसंद है, या कोई आपको टॉय लाना है, आपने टॉय की सोच रखी थी मगर आपके पास पैसे नहीं थे। अब जब आपके पास पैसे आए तो आपने खरीदने की सोची, और ठीक है, अब यहाँ पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं। आप एक खरीदने की सोच रहे थे, आपके पास तुरंत किसी ने 1000 रुपए डाल दिए, मतलब आपके पास पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप फिर क्या करोगे, इसी एक पैकेट को क्या कर दोगे आप, 4 पैकेट लाओगे या 5 पैकेट लाओगे, कितने लाओगे, 5 लाओ, ये हो गया 50। अब मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई मतलब जितना हमारे पास पैसा है, ये हमारे पास क्या था, ये मनी सप्लाई हमारी। ये चाहे हमारे पास पॉकेट में हो सकती है, बैंक में हो सकती है, या पोस्ट ऑफिस में हो सकती है। जब हमारे पास कम थी तो हमने कितने की डिमांड करी थी, सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिमांड करी थी कि हम एक ही खरीदेंगे, पार्ले जी का पैकेट। जब हमारे पास ज्यादा हुई, क्या, मनी सप्लाई जब हमारे पास क्या हुआ, ज्यादा हुआ, जो कि 1000 रुपए, तो हमने क्या करा, एक पार्ले जी के पैकेट से 5 पार्ले जी के पैकेट पे आ गए हम। तो क्या हुआ, हमारी इच्छा बढ़ी, मतलब हमारी डिमांड्स बढ़ी कि हम अब 5 खरीदेंगे। अब जैसे ही ये डिमांड बढ़ती है, क्या हुआ, हमने ज्यादा खरीदे। अब यही चीज सेम प्रोसेस पे रिपीट होने लगे कि हमें, हमारे पास पैसे आने लगे और हम चीजें मल्टीपल्स टाइम खरीदने लग गए जो हमें पसंद है। मान लो मुझे मैगी पसंद है, तो मैं 10 की जगह अब 20 पैकेट मंगाने लग गया, और मेरे पास ढेर सारा पैसा है अब, ठीक है, तो मैं हर रोज मंगाऊंगा। अब क्या होता है इकोनॉमी में, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है डिमांड के हिसाब से। अगर मान लो मैं आज एक पार्ले जी का पैकेट खाता हूँ, ठीक है, ये हम पूरा मोहल्ला 10 पार्ले जी का पैकेट खाता है, तो जब वो डिमांड बढ़ेगी, 10 से 50 होगी ना वो डिमांड की, अब 10 की जगह कितने खरीद रहे हो, 50, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है। अब वो 5 की जगह से 6 रुपए का हो जाएगा, या 7 रुपए का, या 10 रुपए का। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मनी सप्लाई बढ़ी, जब हमारे पास पैसा आया, तो हमारी खरीदने की इच्छा हुई, हमने किसी चीज की डिमांड करी। अब जब हम डिमांड करेंगे, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का आता था, अब उसे कंपनी कितने का कर देगी, 6 का कर देगी। ये ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। जब आपने पहले देखा होगा, मैगी का पैकेट 10 रुपए का आता था, और वो ऑटोमेटिकली उन्होंने 12 रुपए का कर दिया। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी उस समय।
ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्या होगा, मनी सप्लाई की वजह से डिमांड बढ़ेगी, और ये जब रिपीटेड ये ऐसे ही होता रहेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट जिसमें 10 बिस्किट आते थे, अब वही सेम पार्ले जी का पैकेट जिसमें 10 बिस्किट आते वो कितने का हो गया, 7 रुपए का। ये किस वजह से हुआ, मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई की वजह से डिमांड बढ़ी, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। अब ये हम इन्फ्लेशन शो कर रहा है ना कि पहले जो चीज 5 रुपए की थी अब वो कितने की हो गई, 7 रुपए की। ये इकोनॉमिक्स में होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अब आपको इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस करते हो। मनी सप्लाई अगर हमारी कंट्री में हाई होती है, इसका क्या मतलब है, अगर मान लो जैसे कमीशन आता है, 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, हर बार सैलरी बढ़ती है ना। मान लो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपकी 10,000 सैलरी है, और कल को सीईओ या कोई भी मैनेजर आता है आपके पास और कह दे कि सर आपकी सैलरी बढ़ गई है, 15,000 हो गई है, तो आप खुश होगे ना। तो वही ये चीज है, और खुश होने की वजह से क्या करोगे, नहीं अलग अलग चीजें खरीदोगे। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई मतलब पैसा बढ़ गया जेब में, कंट्री में, तो मान लो आप आईफोन ले रहे थे, सब आईफोन लेने की इच्छुक में थे, अभी करंट टाइम आईफोन ले रहे थे कितने रुपए का, 1 लाख का। मगर क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई, पैसा आ गया लोगों की जेब में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड हाई होगी। डिमांड हाई होने की वजह से क्या होगा, जो प्राइस आईफोन का जो कि 1 लाख का आ रहा था, अब कंपनी देखेगी यार पैसा तो सबके पास आ गया, लोग तो खरीद ही सकते हैं इसको, तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख से ऊपर का प्राइस कर देगी, अब वो 1 लाख रुपए। ठीक है, ये डेली लाइफ के रूल्स हैं। अब ये टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, और शायद लास्ट क्लास में भी मैं मनी सप्लाई कवर कर चुका हूं। आपका बस एक फर्ज बनता है कि रिवाइज करें, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो एक बार अच्छे से नोट बनाएं, उसको आपको चाहे 10 दिन बाद देखने की जरूरत पड़े, एक बारी में याद होनी चाहिए आपको चीजें। मेरा काम है समझाना, आपका काम है लिखना और समझना। मनी सप्लाई, मनी कहाँ कहाँ रहती है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब है मनी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो हमारी जेब में हो सकती है, बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में। इन तीनों चीजों को मिला के यहाँ जितने भी पैसे होंगे वो कंट्री के मनी सप्लाई में काउंट होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग विद इन अ कंट्री, उसको क्या कहते हैं हम, मनी सप्लाई, जो हमारी जेब में है, बैंक में है और पोस्ट ऑफिस में है। ऑल मनी विद इन दीज 3 सोर्सेज एड्स अप टू मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री। अगले टॉपिक पे आते हैं, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चीज में, एक छोटा सा एग्जांपल समझना है, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में। आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, एसबीआई में गए, एसबीआई वाले से कहा सर मेरा एक सेविंग अकाउंट खोल दो, एसबीआई वाला कहेगा सर 1,000 रुपए दो, 1,000 रुपए में आपका अकाउंट खुलेगा। क्या करेंगे, वो 1,000 रुपए के अमाउंट को आपको बैंक में ही डाल देंगे, मगर उसका ओपनिंग चार्जेस कितना होगा, 1,000 रुपए, जो कि आपके खाते में ही गिरेंगे एट लास्ट। जैसे ये हुआ, अब जब भी वो पैसा आप 1,000 रुपए डलवाते हो तो इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हो ना। अब जैसे मोड यूपीआई का जमाना है, या आपके पास एटीएम कार्ड होगा,
इन दो तरीकों से आप कॉमनली यूज करते हो पैसे निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं, चाहे तो आप यूपीआई से निकलवा लोगे या उस पैसे को एटीएम कार्ड से निकलवा लोगे। कब निकलवा सकते हो, सोचो, खुद ही सोचो कि कोई ऐसा टाइम गया है कि जब आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हो, इन केस की कोई प्रोसेसिंग, कोई दिक्कत ना आई हो आपके अकाउंट से, आप कभी भी निकलवा सकते हो ना। आपके दोस्त ने 2 बजे पैसे मंगाए, भैया मुझे 200 रुपए भेज दो, क्या आप भेजते हो? कभी भी भेज सकते हो ना, एटीएम से कभी भी पैसा निकलवा सकते हो। तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट। कि जब हमारी इच्छा करी हमने तब पैसे निकलवाए। डिमांड, हमने कोई चीज डिमांड कर दी, जिद है, एक जिद की तरह समझना इसे। हमारी जिद थी हमें पैसे निकलवाने मेरे अकाउंट से, कब, तो मैं निकलवा के रहूंगा। तो ये डिमांड करी हमने, तो वो तुरंत निकल गए पैसे। उस चीज को क्या कहते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट। उसका एक एग्जाम्पल है, क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो चीज है कि जिससे हम कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं 24 घंटे। तो पूरा प्रोसेस किसको समझाने में लगा, डिमांड डिपॉजिट की। जो भी चीज हमने डिपॉजिट करी है 1000 रुपए, उसको हम कभी भी अपनी डिमांड से निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट। अब इसको स्लाइड से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। मनी कैन बी टेकन आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 2, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। करंट अकाउंट मेनली उनके पास होता है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। अब इसका फायदा क्या है पूछोगे। अब इसका एक ही फायदा है कि जब भी, अगर आपके करंट अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो ना, उसके बाद भी आप पैसे निकलवा सकते हो। ये करंट अकाउंट का फायदा होता है। अब करंट अकाउंट को क्यों खुलवा के देती है बैंक, क्योंकि उन्हें पता है बैंक वालों को कि अगला बिजनेसमैन है, इसके पास कोलेटरल या कुछ चीजें तो होंगी, ये हमारा पैसा रिटर्न कर सकता है। इसलिए एक अकाउंट बनाया जाता है करंट अकाउंट, की बिजनेसमैन कई बार इमरजेंसी हो सकती है, तो वो कुछ लिमिट में अमाउंट निकाल सकते हैं कभी भी। तो इसलिए करंट अकाउंट का एग्जांपल भी आता है यहाँ। अब आ जाते हैं टाइम डिपॉजिट पे। ये चीज एक बार आप नोट डाउन करिए। डिमांड डिपॉजिट की एक बार आप नोट डाउन करिए ये चीजें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। चलिए अब आ जाते हैं टाइम डिपॉजिट पे। टाइम डिपॉजिट का एक अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है हमें। क्या है टाइम डिपॉजिट, जैसे आपने सुना होगा कई एक्टर्स के मुंह से कि कोई भी घर वाला है आपके, अगर फाइनेंशियली आप ठीक हो, ठीक है, घर से, तो आपने एक छोटी सी चीज का नाम सुना होगा, एफडी। एफडी करा लेते हैं। एफडी का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट, हर महीने जो की जाती है इसमें बैंक में, उसका हमें एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं हम, एफडी। मगर उसकी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि एफडी को हम 1 साल बाद या किसी टर्म, वो टर्म फिक्स होता है, आप उस चीज को 6 महीने बाद निकाल सकते हो, 1 साल बाद निकाल सकते हो, उससे पहले उस इंटरवल, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले नहीं निकाल सकते। जैसे 1 साल का वक्त है, तो आपको जरूरत पड़ गई, मान लो जरूरत नहीं, आपको निकालने का मन कर गया कि 3 महीने में हम निकाल लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा करती है कि 3 महीने में हम निकाल लेते हैं, हमें पैसों की जरूरत है, तो आप पे एक तो पेनल्टी लगेगी और दूसरा आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट क्या है, एफडी, किस पे डिपेंड है वो, टाइम इंटरवल। जो अमाउंट ऑफ मनी
एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद निकल सकती हो, एक समय के बाद ही निकल सकती हो, उस चीज को क्या कहते हैं हम? टाइम डिपॉजिट। बस इतना ही था ये टॉपिक, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। इसके साथ हमने क्या सीखा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में भी। अब टाइम डिपॉजिट पे आ जाते हैं। मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी टेकन आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टाइम। इफ you take it out before the completion of time, you will get number one charges, number two no interest rate। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट ये शायद उनको समझ में आएगा जो कि सरकारी कॉलेजेस में पढ़ चुके होंगे, जो कि गरीब घर से होंगे, क्योंकि ये उनके लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ था। और एक छोटा सा तरीका है जो कि कहीं भी यूज हो सकता है, और एक स्मार्ट तरीका है क्या? पैसे निकलवाने का या पैसे जल्दी भरवाने का। कैसे? अब ये देखो, एक बच्चा है, ये गरीब घर से है, इस इसकी 12th पास आउट हो गई और इसे एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये मान लो डीएवी कॉलेज है। अब ये गया डीएवी कॉलेज वालों के पास कि सर मेरा एडमिशन करा दो। डीएवी कॉलेज वाले कहेंगे कि क्या भाई, हमें 10,000 रुपए दे। क्या कहेगा? 10,000 रुपए दे। ये कहेगा सर मेरे पास 10,000 तो नहीं है, 5,000 है, 5,000 बाद में ले लेना। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ एक बच्चे का ऐसे ही केस आएगा, बहुत बच्चों के डीएवी कॉलेज कॉलेज के पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे ही केस आएंगे। तो क्या करेंगे? वो एक स्मार्ट मूव लेंगे। वो क्या है? वो स्मार्ट मूव है डिमांड ड्राफ्ट। वो क्या कहेंगे कि बैंक के पास जाओ, ठीक है, और उन्हें 10,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले आना। डीएवी कॉलेज ने क्या करा? इस बच्चे को कहाँ भेज दिया? बैंक भेज दिया। अब ये बच्चा क्या करेगा? बैंक में जाएगा। बैंक वाले कहेगा किस लिए आए हो भाई? वो कहेगा सर एडमिशन कराना है। किस में? डीएवी कॉलेज में। तो एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो। क्या बना के दे दो? डिमांड ड्राफ्ट। अब बैंक कहेगा भाई 10,000 रुपए निकाल। क्या कहेगा बैंक? 10,000 रुपए निकालो अगर डीएवी में एडमिशन चाहिए तो ये कहेगा सर 10,000 तो नहीं है। तो क्या कहेगा बैंक कि अगर आपको 10,000 नहीं दे रहे हो आप, तो डीएवी कॉलेज की क्या है ये पॉलिसी है कि डिमांड ड्राफ्ट के बिना वो आपका एडमिशन नहीं कराएंगे। तो आप पहले 10,000 रुपए जुगाड़ करो या कहीं से भी लेके आओ, हमें 10,000 रुपए दे दो आप, हम आपका एक क्या बनाएंगे? डिमांड ड्राफ्ट। जैसे ही आप हमें 10,000 रुपए सबमिट करोगे, हम आपका क्या बना के दे देंगे? डिमांड ड्राफ्ट। हम इस डिमांड ड्राफ्ट को आप डीएवी कॉलेज लेके जाना और सबमिट कर देना। तो डीएवी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब डिमांड ड्राफ्ट लाए क्यों गए हैं, ये चीज समझिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज में कि जो ये कहते हैं कि सर हम आपसे हम आपको बाद में दे देंगे पैसे, आप अभी हमारा 5,000 में एडमिशन ले लीजिए। तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा कि जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है इस बेसिस पे कि 5,000 बाद में दे देंगे, तो उस बच्चे से 5,000 निकलवाना कॉलेजेस के लिए बहुत ही सिरदर्दी का काम होता है। ठीक है। और एक और सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। अब कॉलेजेस पे आते हैं, तो इस सरदर्दी का बात हो गई। अब उनके पास कैसा ही बच्चा है, वो क्या करेगा? वो बैंक के उसने एक टर्म निकाली, वो है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है कि पहले आप बैंक में पैसा जमा करोगे, जो कि एडमिशन फीस है जितनी भी हो 10,000। उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा? वो बैंक से लेगा
और डीएवी कॉलेज सबमिट कर देगा। वो होती है उसकी एक पेमेंट मेथड। ठीक है, अब इस चीज से हुआ क्या? अब डीएवी कॉलेज को इस स्टूडेंट के पीछे भागना नहीं पड़ा। ठीक है, नंबर वन थिंग कि बार बार कह रहे हैं कि भाई पैसे डाल दो, पैसे डाल दो। डीएवी कॉलेज ने क्या कहा, भाई बैंक जा सीधा, हम ऐसे एडमिशन नहीं लेते 5,000 में। बैंक जाओ, अगर आपके पास 10,000 रुपए होते भी हैं तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आओ और डिमांड ड्राफ्ट हमारे पास सबमिट करो, तब क्या होगा, तब होगा आपका जाकर एडमिशन। ठीक है, तो सारे डिमांड ड्राफ्ट की कहानी है। अब पॉइंट्स पे आते हैं। ये वही कहानी है, एग्जांपल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब ये क्या है, ये कंप्लीट हो जाती है पेमेंट वन गो में, एक ही बारी में सारी पेमेंट होगी। ये 10,000 वाला ही चीज है कि 10,000 आप बैंक में लेके गए, उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट दिया, आपका पूरा एडमिशन हो गया, पैसे की ना झिकझिक हुई ना कुछ हुआ। बट ये क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप बैंक में गए, बैंक वालों ने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, डिमांड ड्राफ्ट के बाद आप फिर डीएवी कॉलेज आए, डीएवी कॉलेज आके फिर आप क्या करोगे, एडमिशन लोगे। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। नाउ मूविंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and one of the most important basics of economy, that is मनी सप्लाई कितने तरह की होती है, ठीक है, और कैसे कैसे होती है। तो मेनली 4 टाइप की मनी सप्लाई है और बहुत ही आसान है चीजों को समझना। मनी सप्लाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा ये चीजें। तो मनी सप्लाई कितनी तरह की है, 4 तरह की। दैट इज M1, M2, M3, M4। टेबल बनाते हैं, टेबल के साथ समझ में आ जाएगा आपको सारा। क्या गंदा सा बन गया है, शेप है कोई, शेप छोड़ो। तो M1 किसे कहते हैं, कॉलम बनाएंगे आप सबसे पहले किसका, कोइन एंड करेंसी का। उसके बाद आपका कॉलम होगा बैंक का। दूसरा कॉलम होगा आपका किसका, बैंक का। बैंक में आप 2 चीजें ऐड करोगे और 2 चीजें क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट जो कि हम डीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम डिपॉजिट विच इज टीडी। मनी सप्लाई का एक और जहां पैसा होता है वो कहां होता है, पोस्ट ऑफिस। और इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो कि रहेगा डीडी और टीडी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। कहाँ गया, क्या हुआ यार, ये बच्चे है ना बीच बीच में आके परेशान करते रहते हैं। देखना रिकॉर्डिंग सही चल रही है बच्चा, हाँ। तो मान लो आपके पास 100 रुपए है, क्या है, मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। और मनी सप्लाई का क्या मतलब था कि जब भी हमारे पास पैसा किस में हो, चाहे वो पॉकेट में हो सकता है, नंबर 2 बैंक में हो सकता है, नंबर 3 पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि बैंक में 2 तरीके से पैसे हो सकते हैं, एक तो टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब कि वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही निकल सकता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जब हमने पैसे डिमांड करे जितने भी हमारे अकाउंट में थे तो हम तुरंत निकाल सकते हैं।
तो ऐसे ही पोर्शन इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इट इज कॉइन एंड करेंसी। नंबर 2 बैंक में जो पैसा डिमांड डिपॉजिट में है या टाइम डिपॉजिट में है। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा डिमांड डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट में। ठीक है, तो हम M1 पे आते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपए है और वो 100 रुपए इन तीनों में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप ये नहीं कि जब भी मैं 50-50 करूंगा या कुछ भी अमाउंट को डिवाइड करूंगा, कुछ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसी अमाउंट उसी रेशियो में रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं बस एग्जांपल के लिए कोई भी वैल्यू डाल दूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि M1 में जब पैसा डलता है कहाँ कहाँ होता है, जिससे हम उसको M1 कहते हैं। तो M1 का जनरली पैसा क्या होता है, पॉकेट में होता है। सबसे पहले मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, तो वो 50 हमारे पास किसकी फॉर्म में होंगे, कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में होंगे। नंबर 2, जब भी पैसा हमारे पास किस में होगा, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कहाँ हो सकता है, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में। 50 रुपए यहाँ हो। तो इस टेबल को पहले एक बार बना लो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ प्लीज। ओम। ठीक है, समझे। M1 किसे कहते हैं, जब भी हमारा पैसा कहाँ हो, कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में हो या और बैंक के डिमांड डिपॉजिट में हो। जब भी हम पैसा निकलवा सकते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, M1। M1 ये हमारा पहला टाइप है। अब आ जाते हैं M2 पे। यहां भी नहीं है हमारा पैसा, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। M2 मान लो सेम एग्जांपल, 100 रुपए हमारे पास, 25 हमारे कहाँ हैं, कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में, और बाकी का पैसा कहाँ है हमारा, बैंक की डिमांड डिपॉजिट में और पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट में। ना पैसा हमारा यहाँ है, टाइम डिपॉजिट में भी पैसा भी नहीं आया। ये किस किस चीज का एग्जांपल है, M2 का। जब भी हमारा पैसा कॉइन एंड करेंसी में हो और डिमांड डिपॉजिट में हो, किसके, बैंक के और पोस्ट ऑफिस के मिला के। ठीक है। M3 M3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है इंडिया में, और इस तरीके से और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है M3, कि जहां हम पैसा रखते हैं। M2 नोट करिए एक बार। M3 में पैसा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आप याद रखेंगे कि मान लो 50 रुपए हमने कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में, हमेशा पैसे कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में हम रखेंगे। दिस इज एज सिंपल। उसके बाद हमें ये टेबल्स में से याद करना है कि पैसा कहाँ का है। M3 का मतलब कॉइन एंड करेंसी के फॉर्म में, और पैसा कहाँ होगा टोटल, बैंक में। 25 हम कहाँ रखेंगे, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में। अब ये चीज क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को इंडिया में नहीं पता होता कि हम पोस्ट ऑफिस में भी पैसा रखते हैं। ठीक है, और रखने की बजाय भी नहीं, दूसरी वजह भी ये है कि पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा रखता ही नहीं है, क्योंकि आजकल बैंक में इतनी सारी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, इतनी सारी पॉलिसीज आ चुकी हैं, तो वो बैंक में ही प्रेफर करते हैं पैसा रखना। ठीक है, तो ना पैसा पोस्ट ऑफिस में अब यहाँ है ही नहीं इस केस में। अब आ जाते हैं M4 पे। इसमें मान लो कॉइन करेंसी की फॉर्म में 60 रुपए हैं, 10 रुपए इसमें डाल दे, 10 रुपए इसमें, हर जगह पैसा है इसमें। ये है M4 टाइप। तो ये टोटल 4 टाइप है
इन चारों टाइप को आपको याद करना है। कैसे याद करोगे वो मैं स्लाइड में डिस्कस करूंगा। जस्ट एक ये चार्ट बना लो तो आपको पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पैसा है। फिर इस चीज से हम डेफिनेशंस बताएंगे और स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इन चीजों का मतलब क्या है। तो एक बार स्लाइड बना लो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम। M1 क्या है? M1 है कि करेंसी जो पब्लिक के पास है, और डिमांड डिपॉजिट जो कि किसमें है, सिर्फ बैंक में। ये चीज डिस्कस करी थी ना हमने कि पैसा कब निकाल सकते हैं हम बैंक में, जब डिमांड डिपॉजिट में रखा हो। उस टाइप को क्या कहते हैं हम? M1। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा मतलब है, जब हम आरबीआई को पूरा खोल के डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे। M2, M1, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस का किसका? सेविंग डिपॉजिट। देखिए M2 किससे बना? M1। M1 में यहां भी पैसे है, यहां भी पैसे हैं, सेम M2 में है, तो टोटल M1 आ गया, इंक्लूड हो गया ये पोर्शन इसमें। मगर एक एडिशन क्या था कि पोस्ट ऑफिस की किस में है पैसे? डिमांड डिपॉजिट में। तो यही तो कहा है, M1 पूरा करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट किस में? बैंक में, प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट में। और हाँ, ये जो स्लाइड बनाई है ना मैंने, ये टोटल पीवाईक्यू की स्लाइड है। ऐसा ही ये पूरा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रखा है, इसलिए मैंने ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है और सिंप्लीफाई तरीके से। ये मेरा तरीका है समझाने का और ये यूपीएससी का तरीका है पूछने का, तो दोनों मैंने कंबाइन कर दिए हैं। और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल भी मेरे क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करोगे आप, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। M3 क्या है? M2। अब आ जाते हैं M2। M3 क्या है? M2 पूरा आ गया भाई। आया नहीं आया? नहीं आया। तो ये तो यहाँ ये गलती करी गई है। तो ये ऐसा नहीं है भाई, यहाँ ये चीज गलत लिखी गई है, सॉरी गाइस। M3 क्या है कि जब भी पैसा हमारा किस में हो? करेंसी में हो, या और कहा हमारा पैसा बैंक में हो, कहा? डिमांड डिपॉजिट में और टाइम डिपॉजिट में। ये चीज है। M2 में तो पोस्ट ऑफिस आ गया ना यार, अगर पोस्ट ऑफिस आता है तो ये चीज तो हमेशा ये तो कट जाएगी। M3 के साथ हम M2 नहीं बना सकते। M3 के साथ हम क्या करेंगे कि करेंसी विद पब्लिक और सिर्फ बैंक, बैंक में दोनों टाइप हम करेंगे, जो कि डिमांड डिपॉजिट है और डिमांड टाइम डिपॉजिट है। M4, M4 क्या है? M3, M3 हमने क्या डिस्कस करा था कि करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, प्लस जो भी पैसा बैंक में हो, जो डिमांड डिपॉजिट में हो या टाइम डिपॉजिट में, ये से क्या कहते हैं हम? M3। और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये जितना ही पैसा टोटल डिपॉजिट दोनों जगह हमने डिपॉजिट कर दिए, कहाँ? डिमांड डिपॉजिट में भी और टाइम डिपॉजिट में भी। इसलिए ये चार्ट बनाना जरूरी था। बस M3 आपको याद करना है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। M3 अब आ जाते हैं, आई थिंक ये एक और कंसेप्ट है, पीवाईक्यू पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1? आप खुद बताइए आप। ये मैंने स्लाइड छुपा दी है, छुपा दी। M1 में बताइए क्या क्या चीजें आती थी? रिवाइज करिए थोड़ा। करेंसी विद पब्लिक और जो पैसा
बैंक किस में रखा हो, डिमांड डिपॉजिट। अब नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है, अब आप याद रखेंगे कि जो नैरो मनी है वो M1 और M2 है। जस्ट आपको क्या करना है, टेबल को एक बार ध्यान से देखना है, जो जो टेबल बनाई गई है। देखिए M1 M2 ये मान लो ये एक ग्रुप है, और M3 और M4 में एक डिफरेंस बताओ क्या है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, जो M1 और M2 है ना, ये जो पैसे के साथ डील करते हैं ये हमेशा डिमांड डिपॉजिट के साथ ही डील करते हैं। आप देखिएगा कि कहीं भी ना टाइम डिपॉजिट में पैसा है M1 और M2 में, ना पोस्ट ऑफिस में जाकर देखिए आप, इस कॉलम में भी नहीं है टीडी में टाइम डिपॉजिट में, ना M1 में है ना M2 में। तो हम नैरो मनी उसे कहते हैं कि जो हम जिस भी चीज को पैसे को जल्दी निकाल सके, ठीक है। जो अब इसका क्या मतलब है, नैरो मनी ही क्यों नाम दिया गया। अब देखिए जो चीज जल्दी तुरंत डिमांड पे हमने खींच ली, वो बैंक से पैसा खींच लिया हमने, तो क्या हमें हमने पैसे को बढ़ाने का मौका दिया, जैसे हम किस में देते हैं, एफडी में, ठीक है, या हम पैसे को कुछ देर के लिए रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, उसका परसेंटेज मिलता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नैरो मनी, छोटा मनी। ब्रॉड मनी क्या हो गया, जिसमें टाइम डिपॉजिट का रोल आ जाता है। अब बस स्लाइड के ऊपर समझते हैं, अब बस स्लाइड रह गई है, लिक्विडिटी भी रह गई है। लिक्विडिटी, लास्ट क्लास में लिक्विडिटी डिस्कस हो चुकी है, एक बार और समझा देता हूं। जो भी चीज है, ये पेन है या मेरे पास गोल्ड रखा हो, ये मेरी घड़ी हो गई, कुछ भी, जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हो, जो लोग जल्दी खरीद सकते हो जितना जल्दी, उस उसकी लिक्विडिटी क्या हो सकती है, होती है हाई। और जिसको लोग देर से खरीदते हैं, जैसे हो गई पेंटिंग, पेंटिंग है, उसको कोई भी, अगर आप सड़क पे जाओगे पेंटिंग बेचने लगे तो बहुत कम लोग खरीदेंगे, ठीक है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करने का मौका बहुत कम मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी लिक्विडिटी क्या हुई, लो हुई। ये लिक्विडिटी का मतलब है। नैरो मनी और ब्रॉड मनी बता दिया मैंने। नैरो मनी में कौन से आएंगे, M1 M2 M3 M4, दोनों में डिफरेंस बता दिया कि नैरो मनी इसको क्यों कहा गया है M1 और M2 को, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी क्यों कहा गया। लिक्विडिटी देखोगे, इसका क्या मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब मैं समझा चुका हूं, इसका मतलब क्या है। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई किसकी है, M1 की है, फिर M2 की है, फिर M3 की है, फिर लास्ट में M4 की है। क्यों है, टेबल को ध्यान से देखिए। M1 और M2 में पैसा सिर्फ कहाँ है, डिमांड डिपॉजिट में है, इसलिए M1 और M2 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। सबसे जल्दी हम जब भी डिमांड करेंगे पैसा निकल जाएगा। M3 और M4 में टाइम डिपॉजिट में पैसा भी इन्वेस्ट है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी लो है। बस यही पॉइंट है। M1 में और M2 में पैसा कहाँ है, बताइए, डिमांड डिपॉजिट में। और M1 सबसे आगे क्यों है, क्योंकि बैंक में है। बस यही डिफरेंस है यार। अब डेफिनेशन पे आइए। M1 और M2 हाईली लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, वो मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में पैसा सिर्फ जमा है। ब्रॉड मनी M3 और M4 इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट और लेस लिक्विड। टाइम डिपॉजिट की वजह से क्या होता है, वो लेस लिक्विड, क्योंकि हम उसको एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं।
इसलिए वो उसकी लिक्विडिटी कम होती है, मतलब पैसा हम बाद में ले सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया आई थिंक। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क देना चाहिए, आंसर तो लिखा ही है। कंपोनेंट्स ऑफ नैरो मनी, बताइए अब। क्वेश्चन देखिए और खुद ही बताइए क्या है। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया था कि जो करेंसी विद पब्लिक, ये तो सबके पास है, ये M1 वाले के पास भी है, M2 के पास भी है, M3 के पास भी है और M4। तो करेंसी विद पब्लिक जब भी आए, किसी भी पॉइंट में आए, जब वो M1 में आए, M2 में आए, M3 में आए, M4 में आए, या नैरो मनी में आए या ब्रॉड मनी में आए, सभी में काउंट होगी वो। अब आ जाते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसका बताया था मैंने, वो सिर्फ किसके पास है, नैरो मनी। नैरो मनी में कौन काउंट होते हैं, M1 और M2। इस पॉइंट को मैंने अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने को कहा है, ये पॉइंट भी नैरो मनी में ही काउंट होता है, और ये नैरो मनी की ही डेफिनेशन है। नैरो मनी का 3 पॉइंट्स है मेनली। एक तो करेंसी विद पब्लिक, सॉरी गाइस, सॉरी, इरेज करता हूं। 3 पॉइंट है। नंबर 1, एक तो करेंसी विद पब्लिक। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट। और नंबर 3, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इस पॉइंट को मैंने कहा है कि मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब दोनों वीडियोस के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक इससे अगला जो है वो लास्ट बेसिक्स होगी क्लासेस, उसके बाद हम मेन इकोनॉमिक्स पे आएंगे और सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको वादा दे रहा हूँ, अगर आप इसके साथ आप चलते रहे ना, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स 1 महीने में कवर हो जाएगी, और सारे पीवाईक्यूज के साथ हम डील करेंगे, चाहे वो आईएएस में आए हो, यूपीएससी सीडीएस में आए हो, या हमारे पास एनडीए में आए हो। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।